नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं जो है, देखो अपन ने सुदर्शन बैच में जो 5 भर्तियां कवर की थी, 5 भर्तियों के अनुसार अपन ने जो सब्जेक्ट बने हैं उसके अंदर जो है आप लोगों के सुदर्शन बैच में ये सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये सभी के अंदर कॉमन नहीं है। कोई कोई एग्जाम होते हैं जिसमें ये नहीं पूछते, लेकिन जिनमें पूछा जाएगा उसमें आप लोगों के जो है बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। सिंचाई यानी कि देखो, कृषि यदि पढ़ोगे ना तो उसमें सिंचाई जो है रेलेवेंट टॉपिक रहता है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि सिंचाई करेंगे किस लिए? खेती के लिए करेंगे, कृषि के लिए करेंगे। तो सिंचाई परियोजना जो है राजस्थान की, वो आपको कृषि से जोड़ते हुए भी देखना है कि हाँ कैसे है। अब सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का क्या क्राइटेरिया है, मध्यम का क्या है, बृहद का क्या है, जहां से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं वो सारे ही अपन जो है क्लियर कट पढ़ लेंगे। तो क्लास एक भी आप लोगों को मिस नहीं करनी है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं आज की ये परियोजना वाली क्लास, ठीक है। चलो टालो पेन की सिलेवा, ठीक है। देखो पहली स्लाइड थार वास्ते जो है नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पूरी रट लेनी है। यहां से प्रश्न बहुत बनने हैं आप लोगों के और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना है, ठीक है। चतुश्रेणी कर्मचारी की मैं कह रहा हूं प्रश्न आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, आप लोगों की बहुत बढ़िया तैयारी होगी, ठीक है। अब देखो सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि 4 तरह की होती है सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। कौन कौन सी? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहद और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। बहुउद्देशीय यानी कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, यानी खेती करना भी है, बिजली प्राप्त करना भी है, तो वो फिर बहुउद्देश्य के अंदर जाती है। इसके अलावा जो है लघु, मध्यम और बृहद ध्यान रखना है। अब देखो लघु सिंचाई परियोजना में क्या होता है, 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है। मध्यम में क्या होगा, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। वृहद में फिर 10,000 से अधिक हो जाता है। और ये वृहद परियोजना ही फिर जाकर बहुउद्देशीय परियोजना में बदल जाती है, जब इसका जो है ये परियोजना सिंचाई, पेयजल, शक्ति, परिवहन आदि उद्देश्यों के लिए काम में ले ली जाए तो फिर वो बहुउद्देश्य हो गया। यानी कि उसके उद्देश्य बहुत सारे हैं। समझ में आ गई? क्या करना है, 2000 तक, 2000 से 10,000, 10,000 से ज्यादा और 10,000 से ज्यादा वाली जो है वही बहुउद्देश्य परियोजना में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सिंपल है। क्या? 2000, 2000 से 10,000, 10,000 से ज्यादा और फिर बहुउद्देश्य। 4 तरह की तो हो गई परियोजना, याद हो गई ना मेरे साथ साथ? देखो 2000 तक लघु, 2000 से 10,000 मध्यम, 10,000 से अधिक वृहद और फिर बहुउद्देश्य। दैट्स ऑल, क्लियर कट, ठीक है। अब देखो बहुउद्देश्य परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। क्या आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, ऐसे भी पूछते हैं, और किसने कहा, ऐसे भी पूछते हैं। तो यहां ध्यान रखना, अपने क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, नेहरू जी ने कहा था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है, या जोहड़े वाले बाबा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जोहड़े वाले बाबा, या फिर इन्हें जो है वाटरमैन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमैन, ठीक है। टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांकला। पेड़ वाले बाबा कौन है? बाबा कागपुरी। यहाँ वाटरमैन है नहीं, ये भी ध्यान रखना था, राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। यूं ध्यान रख लीजिए, राजू बना पानी वाला। भाई मैं बताऊं सिंपल तरीको था याद रखने को, क्या कौन है? क्या राजू बना पानी वाला। भाई अपन कोई शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में मान लो टैंकर है, कोई राजू बना है, जान टैंकर है कि टैंकर बुलाना, क्या छोरा फोन कर रहे हैं कि किन करा, क्या राजू बना कर पानी वाला। तो यहां ध्यान रख लियो, राजू बना पानी वाला राजेंद्र सिंह जी जोहड़े वाले बाबा है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? जहां श्री लगा है वहां सबसे ज्यादा है। श्री किसके लगाते हैं? जिसको बहुमान देना है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो देखो श्री हनुमान, क्या ध्यान रखो, श्री हनुमान, हनुमान जी के आगे श्री लगा दियो। श्री हनुमान जो ध्यान रख लेना, सर्वाधिक सिंचाई हतो हाथ याद। न्यूनतम सिंचाई कहां है? जहां पे राज समुद्र में चला गया, जहां पे राज समुद्र के अंदर चला गया वहां न्यूनतम सिंचाई है। तो राजसमंद, ये याद रखने के तरीके हैं। राज समुद्र में चला गया तो क्या राजसमंद के अंदर न्यूनतम सिंचाई है। प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम सिंचाई कहां है? जहां चूरू के अंदर, जहां कोई नदी नहीं बहती, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहां है? तो वो जैसलमेर में था ना, पहला भी बताई कि सब वो व्यर्थ और बंजर भूमि पूछे तो जट रेत धोरा ज्यादा है बट बंजर भूमि ज्यादा है, यानी जैसलमेर। तो इधर वाला पूरा का पूरा पेज याद,
याद हो गया ना, राजू बना पानी वाला। ठीक है, चलिए फिर देखो सर्वाधिक सिंचित फसल कौन कौन सी है, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में जो ज्यादा होगा वही तो ज्यादा बोया जाएगा, सिंचित भी ज्यादा होगी, गेहूं, सरसों और कपास। ठीक है, और यूं पूछ ले कि सर्वाधिक कैसी प्रकार की फसलें सिंचित ज्यादा होती, तो रबी की, क्यों गेहूं और सरसों दोनों रबी में चली गई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो राज्य में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से, कुएं और नलकूप, इससे सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। कुएं और नलकूप है ना, इससे 60 से 70% सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई इनके द्वारा, इनसे सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में और अलवर में की जाती है। ठीक है, और ये चांदन लिख देना, इसको क्या लिख देना, चांदन। चांदन नलकूप ये जैसलमेर के अंदर है, जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। चांदन नाम का क्षेत्र है, वहां पे ऐसा नलकूप है जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। इससे जो है बहुत अधिक मात्रा में मीठा पानी निकलता है। ठीक है, नहरें नंबर 2 आ गया, नहरें। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 27 से 30% नहरों द्वारा सिंचित होता है। और सिंचाई परियोजना में अपने को नहरें ही पढ़नी है, जो सिंचाई परियोजना टॉपिक है उसमें अपने को नहरें ही पढ़नी है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई का होती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ये सर्वाधिक इसलिए आ गई कि एक तो देखो आई गंग नहर और फिर आई IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस वजह से सबसे ज्यादा सिंचाई वहीं होती है। फिर देखो भारत में सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो वो नहरों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो कुएं और नलकूपों से। तालाब से भी सिंचाई होती है। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 1 से 2% जो है वो तालाब से होता है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और उसके बाद उदयपुर में होती है। एक और बताऊं, झरनों से भी सिंचाई होती है। किससे? झरनों के पानी से, यानी कि वर्षा जल से। झरनों से जो है वागड़ के अंदर ज्यादा होती है। वागड़ में क्या आ गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये जो है स्लाइड आप लोगों को मेरे अनुसार पूरी तरीके से दिमाग में फिट हो गई है। ठीक है, राजू बना पानी वाला, ले स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों को हो गई है पूरी तरीके से याद, और ये याद है मतलब आपके बहुत सारे प्रश्न श्योर हो गए एकदम। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो टावरों, अब देखो भारत की, यहां से याद करना सीखो। सिर्फ अपने को नोट्स नहीं बनाने, चीजें याद करके आगे बढ़ना है। जितनी याद हो जाएगी उनका लकड़ा खत्म। तो वो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना आप लोगों को पूछे तो दामोदर घाटी परियोजना है। सीधा तो ऐसे ही याद कर सकते हो। दूसरा है अपना तरीका, जीजीडी इंपैक्ट जहां पड़ता है वो ये है कि पहले नंबर पे कौन आएगा? जिसके अंदर दम होगा। कौन आएगा पहले नंबर पे? जिसके अंदर दम होगा। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? दम जिसके अंदर है, तो दामोदर। याद होगा कहां की है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की शामिल परियोजना है और 1948 में शुरू की गई थी। बस इतना याद रख दिया आप लोगों के लिए खूब है। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, कोई भी परियोजना या कोई भी प्रयास करे भागीरथी प्रयास करना पड़े, और भागीरथ जी की नदी लाई अपार उतारी गंगा। तो यहां पे ध्यान रखना गंग नहर, गंगा से नाम याद रख लेना, गंग नहर परियोजना पहली है। ये पंजाब और राजस्थान की परियोजना है और 1927 में उद्घाटन हुआ था। 1927 में कौन था अपने वायसराय? इरविन। कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन। ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन गंग नहर को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो राजस्थान में झरनों से सर्वाधिक अभी आप लोगों को बताया वागड़ में। फिर एक और प्रश्न, देश की कुल सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 9.2%। कुल सिंचित क्षेत्र देश का जो है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 9.2%। सिंचाई की वर्तमान में दो पद्धतियां ज्यादा प्रचलित हैं, एक तो फव्वारा तकनीक, एक बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, फव्वारा तकनीक जो है देखो फव्वारे लगा दिए जाते हैं पाइप के अंदर और फिर वो है तकनीक, और बूंद बूंद सिंचाई जो है वो इजराइल की है। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक किसने दी है? इजराइल की तकनीक है ये। ठीक है, अब ले आप स्क्रीनशॉट। बढ़िया, आप लोगों के पास में बहुत शानदार फैक्ट आ गए, अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ाते हैं आप। देखो अब मैं कह ना गंग नहर परियोजना, इसका शानदार जीजीडी फैक्ट दिया था और फैक्ट नंबर है 314, जो अपनी जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2 जो पुस्तक आई है उसके अंदर ये शामिल है। उसमें 251 से लगा के 500 तक है, ये 314 नंबर का है, तो उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। देखो इस परियोजना का उपनाम क्या है? राजस्थान का भागीरथ जो है, ये इसे कहा जाता है राजस्थान की भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है बीकानेर नहर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, आधारशिला किसने रखी है? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा आधारशिला रखी है।
5 सितंबर 1921, 5 सितंबर 1921 को। उद्घाटन किसने किया है? वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 26 अक्टूबर 1927, जो अभी अपन ने फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था। लॉर्ड इरविन के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं। देखो आधारशिला गंगा सिंह जी ने रखी 1921 यहाँ पे, और उद्घाटन किया है। देखो आधारशिला कब रखेंगे? जब काम शुरू करना है। तो आधारशिला जब रखी है, फिर पूरा हो गया तब होता है उद्घाटन। तो उद्घाटन किया है लॉर्ड इरविन ने किया है, ठीक है ना। चलिए देखो ये राज्य की पहली सिंचाई परियोजना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लगा देना, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के चतुश्रेणी कर्मचारी के लेवल का है। बिल्कुल यहां से प्रश्न आप लोगों के लेवल का है कि पहली सिंचाई परियोजना राजस्थान की कौन सी थी? तो वो गंग नहर थी। उद्गम कहां से इसका ये भी पूछते हैं। फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान पे सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी से निकाली हुई है। अब जैसे अपन हरिके बैराज बांध पढ़ेंगे ना, अपने जब आईजीएनपी पढ़ेंगे तो वो भी आप लोग पढ़ोगे, सतलज व्यास नदी जो वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को खाली ये ध्यान रखना है कि सतलज नदी से निकाली है हुसैनीवाला नामक स्थान से। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? संखा गांव श्री गंगानगर। ये आप लोगों के लिए प्रो लेवल का सवाल है। ये चतुश्रेणी कर्मचारी की यदि भर्ती को अपन टारगेट करें तो उनके लिए ये संखा गांव वाला प्रो लेवल है। मैं कहूँ स्कूल व्याख्याता की भी कोई तैयारी कर रहा है और उसे भी ढंग से ये संखा गांव याद है ना, तो उसकी बहुत बढ़िया तैयारी है। समापन क्षेत्र कहाँ है? शिवपुर है, जो अनूपगढ़ में पड़ता है, और अनूपगढ़ वर्तमान में कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ है? श्री गंगानगर जिले के अंदर है, ठीक है। जिला नहीं पूछे तो अनूपगढ़ कर सकते हो, और जिला पूछे तो श्री गंगानगर। कुल लंबाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब में ज्यादा बहती है 112 किलोमीटर, राजस्थान में 17 किलोमीटर ही है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ यहीं पे फायदा पहुंचाती है, तो यहाँ पे 17 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं। देखो करनी जी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण जी, ये इसकी 4 शाखाएं हैं। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो श्री गंगानगर है। यानी कि गंग नहर से आप लोगों के सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता। ढंग से पढ़ लिया, ढंग से याद कर लिया तो बेटा लीला लहर है, किसी की ताकत नहीं कि तुमको रोक सके, ठीक है। ये इतना याद है ना तो अपने को तुरम खां भी समझ सकते हो आप, हालांकि समझना नहीं चाहिए, फिर भी जो है ये काफी मैटर आ गया आपके पास में। ले भाई आगे बढ़ो। देखो आईजीएनपी जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना बड़ी है, पूरी एक क्लास लगेगी उसके लिए, इसलिए अलग अलग जो दूसरी है वो पढ़ लेते हैं अपन, फिर आईजीएनपी भी पढ़ेंगे और बाकी की भी पढ़ेंगे, माई बजाज साइकिल वगैरह सब पढ़ेंगे। अब नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है आपके वो है नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला प्रश्न कि ये कौन कौन से राज्य में की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है। मारवाड़ की भागीरथी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अपने जो बाड़मेर, जालोर वाले जिलों में ये फायदा ज्यादा पहुंचाती है, ठीक है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि ये चारों राज्यों को यदि इफेक्ट करे, प्रभावित करे, तब कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। गुजरात में है ये 458 किलोमीटर और राजस्थान में है 74 किलोमीटर। फायदा जो है 4 राज्यों को पहुंचाती है ये, ठीक है। इनकी संयुक्त परियोजना है, लेकिन लंबाई में ध्यान रखना 458 गुजरात के अंदर है और बाकी 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के 2 जिलों, अब यहाँ पे जो सांचौर लिखा है ना बेटा, इसको यहाँ पे वापस आप लोगों को क्या कर देना है? जालोर कर देना है। इसे क्या कर देना? जालोर कर देना है कि जालोर में 65 किलोमीटर और बाड़मेर के अंदर ये 9 किलोमीटर जो है यहाँ पे प्रभावित करती है, लाभान्वित यहां से इतना क्षेत्र है, ठीक है। अब जालोर का कौन सा क्षेत्र पूछे कि सर्वाधिक लाभान्वित है तो फिर सांचौर, तो फिर सांचौर जालोर में लाभान्वित है, ठीक है। फिर देखो नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है कि भाई इसका जो है कितना फायदा मिलेगा, तो 0.50 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट जो है वो इसका हिस्सा है राजस्थान का, ठीक है। यहां से एक एक प्रश्न आप लोगों के जो पढ़ना है वही। वैसे सिंचाई परियोजना आप थ्योरी में पढ़ो बहुत बोरिंग लगती है कि इतना क्या याद करें वही समझ नहीं आता। मैं यहाँ पे वही चीज दे रहा हूं जो आप लोगों को याद करनी है। राज्य की पहली सिंचाई परियोजना जो फव्वारा सिंचाई पद्धति, जिसे स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति भी कहते हैं, इस पर आधारित है। ये जो है फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित पहली परियोजना है। और वैसे डायरेक्ट पहले पूछते तो
तो गंग नहर, तो गंग नहर। इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध कहां का है? गुजरात का। यहां से पानी लाया गया, ठीक है। और अब आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस परियोजना का कि 27 मार्च 2008 को, ठीक है, सीलू गांव जो पड़ता है सांचौर तहसील में, और जिला पूछे तो जालोर, जिला पूछे तो जालोर, तो सीलू गांव में इस परियोजना के तहत राजस्थान में पहली बार पानी आया था, और बहुत बार बना हुआ यह प्रश्न है और आगे भी बनेगा। नर्मदा नहर परियोजना का पानी पहली बार कब आया था? 2008 में। कहां आया था? सांचौर जालोर के अंदर। गांव पूछे तो सीलू, और तारीख पूछ ले तो 27 मार्च। और इसकी लिफ्ट नहरें, देखो लिफ्ट नहरें क्यों होती है, पहले तो ये देखो, यदि नहर सीधी सही ढलान में पानी सीधा सीधा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढलान के विपरीत पानी यदि ले जाना हो तो लिफ्ट नहरों का काम लिया जाता है, लिफ्ट नहरें लगाई जाती है। यानी विपरीत दिशा में भी पानी यदि ले जाना है, ढलान के ऊपर चढ़ाना है, तो लिफ्ट नहरें काम आती है। लिफ्ट क्या काम करती है? ऊपर ले जाने का। तो लिफ्ट नहरें भी क्या काम करेगी? पानी को ऊपर ले जाने का। इसकी 3 लिफ्ट नहरें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सांचौर लिफ्ट, एक भादरेड़ा लिफ्ट और एक पानोरिया लिफ्ट, राजस्थान के अंदर। ये तीनों आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना कंप्लीट। ले स्क्रीनशॉट। यहां पढ़नो हटा ब्रो, टाइम वेस्ट करिए भी नहीं क्या। हाँ, जो काम की चीज है वो पढ़ी, फटाफट याद करी, छुट्टी। चले आगे, ले अब पढ़ते हैं अपन, ये 207 नंबर का फैक्ट था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे ईआरसीपी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी पढ़ते हैं। देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 28 जनवरी 2024 को एमओयू हुआ। एमओयू का मतलब क्या होता है? जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना, समझौता, ठीक है। कोई भी कई संस्थाओं के बीच में एमओयू होता है। करंट में बहुत ज्यादा पढ़ोगे आप, करंट जीके यदि पढ़ते हो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। यानी यहाँ पे आप लोगों को पहली लाइन से 2 राज्य ध्यान में रखना है, राजस्थान और एमपी, ठीक है। और 28 जनवरी 2024, इसके तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के 26 जिलों को सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। यानी दोनों को मिला के पूछे तो 26 जिले, ठीक है। राजस्थान के इसमें कितने हैं? 13। कौन कौन से? झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, यानी हडोती संभाग तो पूरा का पूरा। फिर देखो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, यानी कि आप लोगों के भरतपुर संभाग के भी 4 जिले आ गए, ठीक है। फिर देखो अपने दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक, इस तरीके से 13 जिलों को यहाँ पे जो है ये लाभान्वित होंगे, पेयजल की आपूर्ति होगी, पीने के पानी की आपूर्ति होगी, ठीक है। राजस्थान के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में के लिए पानी उपलब्धता इससे होगी। और 13 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट को ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने वाली लिंक परियोजना का अनुमोदन किया है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ईआरसीपी में शामिल मुख्य बांध कौन कौन से? प्रश्न बनेंगे तो भैया इनसे बाहर आप लोगों के क्लास से बाहर जाने वाले नहीं है। मुख्य बांध देखो, रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र और ईश्वरदा बांध, ठीक है। फीडर कहते हैं जो भरने का काम करे उसे। तो ये जो है आप लोगों के बांध भी शामिल है। और इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 7 बांध नए बनाए जाएंगे, न्यू। परियोजना लागू हुई जब अपने भारत के क्या रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों के प्रश्न ईआरसीपी से जाना नहीं है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और बता देता हूं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ले देखो, ये राजस्थान सरकार द्वारा शेयर की गई जानकारी है, उन्हीं के पेज से मैंने जो है शामिल की है, तो ये बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राज्य के 13 जिलों में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है? 13 जिले, ठीक है। अब 13 जिले कौन कौन से, ये मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। परियोजना से 13 जिलों में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता होगी।
और प्रदेश सरकार ने अभी तक परियोजना के करीब 1000 करोड़ रुपए व्यय किए। इस बजट में 9600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। ठीक है ना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी पोस्ट की थी कि जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम। अब ये नक्शे में यदि पूछ ले कि कहां कहां लाभान्वित है, तो देखो नक्शे में आप लोग यहां से ये देख सकते हो कि राजस्थान के नक्शे में यदि पूछे कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है, तो ये लाभान्वित क्षेत्र है। और प्रदेश के 13 जिलों और 40% आबादी की पेयजल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं इससे पूरी होगी। बताओ इससे बेटर और क्या पढ़ोगे आप। यहीं से इतना ही याद करना है, और जितनी आप लोगों को क्लास याद करनी होती है जितने समय में, उतने ही समय के अंदर मैं करवाता हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, ले उठा लो। इसी के साथ अपनी बढ़िया शानदार शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हुई। ये कि ये लाइव 1 घंटे की होती, और यदि मैं हाथ से भी लिखता तो 1-1.5 घंटे की होती। यानी कि आप लोगों के पास में पर्याप्त समय है याद करने का। आधी चीजें मैं क्लास में याद करवा देता हूं, आधा काम आप लोगों के जिम्मे है कि आधा काम अब आप लोगों को करना है। यानी मैंने मान लो 20-25 मिनट की कोई क्लास दी है, आप लोगों को याद करने में 1 घंटा लगेगा। यानी 1-1.5 घंटे में अपने उस क्लास का काम कंप्लीट, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड अपना बहुत सारा काम हो गया। मेन स्ट्रेटेजी आप लोगों की ये रहनी चाहिए कि समय जो है कैसे बचे। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन समय को ध्यान में रखे, ताकि आप लोगों का जो है टाइम सही जगह पर सही तरीके से लगे, ताकि आप लोगों को आउटपुट अच्छा मिले। और आउटपुट सबसे बढ़िया क्या है, अपने जो टारगेट लिया हुआ है, जो सरकारी नौकरी, उसको लेकर ही रुकना है। ठीक है टाबरों, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।